क्या भारत में कट्टरता बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो इसकी वजह क्या है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार और किसको हो रहा है इसका फायदा? ये हैं कुछ सवाल जिस पर आज हम बात करेंगे हम लोग में। नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। दुनिया भर में कट्टरता या कट्टरपंथ एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर काफी चर्चा हो रही है। कट्टरता यानी कि समाज में अतिवादी सोच का बढ़ना, जो कई तरह की होती है। ये अतिवादी सोच राइट, लेफ्ट, तमाम तरह की हो सकती है। ये किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। भारत क्या आज इस चुनौती से जूझ रहा है? हाल की घटना के संदर्भ में इसे देखिए। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, हाल का मामला यहां से शुरू हुआ। शिवलिंग को लेकर टीवी चैनलों पर अनेक बहस हुई। ऐसी ही एक बहस में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी की, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन भारत के बाहर तक हुए। इस वजह से उन्हें पार्टी ने निलंबित किया, कहा कि ये सरकार का रुख नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं रुके। अलग अलग शहरों में कई दफा हिंसक विरोध प्रदर्शन भी दिखे, यानी कि नफरत का एक दफा फिर एक स्पाइरल शुरू हो गया। हाल ही में इसी मामले को बहाना बनाते हुए उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थक एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या हुई। न सिर्फ हत्या हुई बल्कि उसका वीडियो बनाया गया, ये दिखाने के लिए कि हम किस तरह की हिंसक जहनियत है और हम क्या कर सकते हैं। 30 जून को कुछ संगठनों ने इसके बाद प्रतिक्रिया में एक जुलूस निकाला, जिसमें खास तौर से युवा और कुछ महिलाएं शामिल थीं, जो धार्मिक नारेबाजी कर रही थीं और कन्हैया लाल की हत्या का बदला लेने की धमकियां भी दे रही थीं। यानी अब इस एक घटना के बाद जो समाज है उसका एक जबरदस्त बंटवारा फिर से दिख रहा है। हालांकि मामला जो है वो अदालतों में भी है। नूपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हैं, लेकिन हमने देखा है कि अदालतों के बाहर समाज इस मामले पर, बल्कि अदालती फैसले पर भी या अदालत की टिप्पणियों पर भी किस तरह से दो फाड़ है। हाल में जब कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी की तो क्या कहा, पहले आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि ये मौखिक टिप्पणी की है कि ये जो मामला है, नूपुर शर्मा की जो टिप्पणियां हैं वो बहुत तकलीफदेह हैं। कोर्ट ने बताया कि तकलीफदेह है और कहा कि किसी पार्टी की प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास ऐसे बयान देने का लाइसेंस है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से नूपुर शर्मा ने देश भर में भावनाओं को उकसाया है, वैसे में देश में जो भी हो रहा है उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार हैं। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अब इस कोर्ट के इस मौखिक ऑब्जर्वेशन का जो है उसका बहुत ज़्यादा जो मीडिया है और जो सरकार है उसके लिए काफ़ी महत्व होता है, लेकिन न्यायिक दृष्टि से, कानून की नज़र में उसका महत्व नहीं होता ज़्यादा। कोई भी बात जो सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में नहीं है उसको न्यायिक तरीके से बहुत तवज्जो नहीं दी जा सकती है। बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरह से कोर्ट की इस टिप्पणी पर बिल्कुल बटा हुआ है समाज और खास करके सोशल मीडिया। आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसे लेकर ऐसा लग रहा है कि जजों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और जस्टिस पारदीवाला के बारे में हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की सोशल मीडिया से इस तरह का एक माहौल बनता है या ऐसे बयान आते हैं तो ये जो है वो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो हम सवाल आज यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये कट्टरपंथ या कट्टरता जो है वो क्यों बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, किसको इसका फायदा हो रहा है, कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और कहाँ रुकेगा ये जो नफरत का सैलाब आया है। इसको रोकने के लिए आखिर क्या कोशिश होनी चाहिए। और न्यायालय पर जो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाई दी हैं मौखिक टिप्पणी पर भी, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब जजों को फैसले या उनकी जो मौखिक टिप्पणी है वो भी ये देखकर देनी होगी कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। हमारे साथ इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं सुधींद्र कुलकर्णी, हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस BA खान, हमारे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जो लेखक हैं, इफ्रा जान हैं जो प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और देश रतन निगम है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जस्टिस बी ए खान हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, बाकी आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करती हूं। और सुधींद्र कुलकर्णी जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, देशरत्न निगम इफ्रा, मैं आप सबसे पहले एक टिप्पणी चाहूंगी इस मामले पर जो जस्टिस पारदीवाला ने कहा है। पुरुषोत्तम जी, आपकी टिप्पणी क्या है कि जैसा हमने देखा कि सोशल मीडिया पर और बाकी भी लोग इतना ज्यादा बटे हुए हैं कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन पे कि जजेस को ये निकल के कहना पड़ रहा है कि अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो न्याय प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। देखिए, जिस तरह की शब्दावली में इस ओरल ऑब्जर्वेशंस के बाद, जैसा आपने खुद ही कहा कि वो सब रिटर्न ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ओरल ऑब्जर्वेशन जो किए गए एक व्यक्ति के बारे में, उनके कारण जिस तरह की बेहूदी और आक्रामक भाषा में सुप्रीम कोर्ट पर सोशल मीडिया में टिप्पणियां की गई हैं, वो सचमुच चिंताजनक है। और न केवल चिंताजनक है, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि किसी न किसी तरह, जो भी उसके तरीके हों, इस तरह की टिप्पणी करने वालों को डिसिप्लिन किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात वर्षों से कहता आया हूँ नगमा जी, कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं है, लोकतंत्र संस्थाओं और मर्यादाओं की व्यवस्था है जी। अगर किसी भी संस्था के प्रति हमारे मन में सम्मान नहीं बचेगा, हम केवल इसी तरह चलेंगे कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू, तो देश नहीं चल पाएगा। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि ये जो सोशल मीडिया पर टिप्पणियां हुई हैं अत्यंत आपत्तिजनक, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वो असल में समस्या नहीं है, वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी का लक्षण भर है जी। वो असल में बुखार है, वो वायरल नहीं है। वायरल कुछ और है, और वायरल वो पॉलिटिक्स है, वायरल वो समझ है जो समाज में निरंतर विवेक के स्थान पर आहत भावनाओं की राजनीति को जगह देना चाहती है। जी हाँ। हर्ट फीलिंग्स के नाम पर किसी भी तरह की चीज को जस्टिफाई कर देने में विश्वास करती है और उसको बढ़ावा देती है। जी, आपने बताया कि ये जो है वो लक्षण है और बीमारी जो है वो कहीं और है। मैं आपके पास आऊंगी पुरुषोत्तम जी आगे इस पर चर्चा करने के लिए। शुरुआती प्रतिक्रिया या शुरुआती कमेंट्स मैं बाकी लोगों से भी इसी सवाल पे लेना चाहती हूँ। देशरत्न जी, कोर्ट के ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, बल्कि हमने देखा कि बहुत बंटवारा है इस पे। एक तरफ को ये लगता है कि कोर्ट ने जो कहा वो कितना गलत है और वो धार्मिक भावनाओं को एक तरह से फिर भड़का रहा है। दूसरी तरफ ये लगता है कि कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि मौखिक ऑब्जर्वेशन है और जजमेंट में कुछ नहीं है। तो ये जो बीमारी है वो यहां भी साफ नजर आ रही है। आपकी प्रतिक्रिया देशरत्न जी। नगमा जी, सबसे पहले इसका तार्किक जवाब आपको कानून में मिलेगा, क्योंकि जो केस उदयपुर की किलिंग है वो नूपुर शर्मा के ऊपर नहीं है, ना वहां पर वो आरोपी है। और जो केस अगर जिस बेंच के सामने नहीं है, उस केस के ऊपर टिप्पणी करना और उस व्यक्ति को जिसके ऊपर केस नहीं है, जिसके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, उसको दोषी करार देना मौखिक टिप्पणी करके, ये गलत है। ये उनके कानून के और संविधान के दायरे से बाहर है। कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसा आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट्स रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस तो करते हैं और एक ओवरऑल जजमेंट में ऑब्जर्वेशन। मैं जवाब देता हूँ। एक तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं बना, दूसरा आप उस केस से संबंधित करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस केस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर वो आरोपी नहीं है और आप उनके ऊपर अभी मुकदमा भी चालू नहीं हुआ। पर मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि क्या इस तरह के सोशल मीडिया पे रिएक्शंस, जजेस को एक कटघरे में रखना, सोशल मीडिया पे रिएक्शंस न्यायपालिका पे जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई थी, वो एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत करता है। आपका क्या मानना है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी करेगा तो वो भी खुद भी एक खतरनाक प्रेसिडेंट है। एक खतरनाक प्रेसिडेंट है आप मान रहे हैं। सुधींद्र कुलकर्णी, आपको लगता है ये खतरनाक प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कहना है देशरत्न जी का? खतरनाक प्रेसिडेंट ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में नुपुर शर्मा के बारे में क्या कहा है वो खतरनाक नहीं है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की ट्रोलिंग हो रही है और जजेस पर हमला हो रहा है, वो खतरनाक है। मैं मेरी बातों को इससे शुरू करूंगा कि आज ही अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमणा। उन्होंने कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट इज आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन, यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान के प्रति जवाबदेही है। और जो कुछ उदयपुर में हुआ
वो कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, उसका आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। एक माहौल बना था और वह माहौल नुपुर शर्मा की टिप्पणी के कारण हुआ था। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को ही दोषी देना, जैसे आप देश रतन जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और आज यदि देश में नफरत और कट्टरता का माहौल को जी हमें खत्म करना है तो दो चीजें जरूरी है। तो वो हिंदू सुधींद्र जी कट्टरता हो या मुस्लिम कट्टरता हो, जी, दोनों की निंदा होनी चाहिए, दोनों के विरोध में समाज खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी, क्योंकि ये मेरे सवाल का अगला हिस्सा है। एक मिनट सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सब तमाम तरह की कट्टरता की निंदा होनी चाहिए सख्त शब्दों में। इस पर मैं आऊंगी। ये जो पहले कोर्ट की बात है, क्योंकि हम आगे ये बात करेंगे कि जो कट्टरता है वो क्यों बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है, कैसे ये रुके। हमारे साथ जस्टिस बीए खान भी जुड़ गए हैं, इफ्रा हमारे साथ है। जस्टिस बीए खान, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। पहले आप जज रहे हैं और इस समय जैसे जस्टिस पारदीवाला का बयान आया है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के रिएक्शंस दिखाई दिए हैं नूपुर शर्मा मामले में, जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने की, ओरल ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद भी इसमें भी समाज में बहुत बड़ा बंटवारा दिख रहा है। किसी को लग रहा है कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस किया ही क्यों, दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा देश रतन जी कह रहे हैं। किसी को ये लग रहा है कि ये काफी नहीं है। पर कोर्ट जजों का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर अगर ऐसा होता है तो इससे न्याय की जो कार्यवाही है उस पर असर पड़ता है। आप कैसे देखते हैं इसको? आपकी मैं राय जानना चाहती हूँ। नगमा, इससे पहले कि मैं इस पे अपनी कोई राय जाहिर करूं, मेरा पहले से मौजूदा हालात में ये मानना रहा है कि हमारी जुडिशरी का रोल जो है, जो हमारे संविधान में दिया है, वो रोल पूरा निभा नहीं रही है। जुडिशरी एक डेफिशिएंट रोल है, एक कमी है, जिसकी वजह से लोगों में एक इंसिक्योरिटी पैदा हो गई है और जो जुडिशरी पे फेथ है वो आहिस्ता 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 कम होता जा रहा है। जितने भी हालात आप इर्द गिर्द देखते हैं, उसको बचाने वाला, रेस्क्यू करने वाला एक ही इदारा हमारे आइन के तहत, संविधान के तहत है, वो जुडिशरी। और अगर जुडिशरी भी ऐसे ही टिमिड और श्यामा रहे और पूरा रोल न करे और एक शहरी के हुकूक को प्रोटेक्ट न करे, तो उससे एतबार उठ जाता है। तो मेरा मानना है कि जुडिशरी का रोल डेफिशिएंट रहा है मौजूदा हालात में। और मैंने 12 वो ये कहा है और 12 इसकी निशानदेही की है कि भाई इस वक्त एक असर्टिव जजिंग की जरूरत है। इस वक्त एक शहरी को बचाने के लिए किसी ज्यादती से, चाहे वो पुलिस की ज्यादती हो, चाहे वो और कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, जुडिशरी ही तो एक इदारा है, उनको अपना रोल तो करना चाहिए। इसी माहौल में, इसी अंधेरे में एक जज साहब, हमारे जस्टिस सूरजकांत साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की एक केस में। मैं समझता हूँ कि इससे हमको लगा कि थोड़ा रिएश्योरिंग सा, उसको पता नहीं आप हिंदी में क्या कहेंगे, ये एक एतबार होने सा लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसा हो सकता है जी। तो मैं इसका वेलकम करता हूँ इन ऑब्जर्वेशंस का। ये ऑब्जर्वेशन जस्टिफाइड है, मुनासिब है, मौजू है। आप पूछेंगे क्यों? पहले मैं ये आपको बताऊं कि आम तौर पे मैं देश निगम जी का बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ, एक अच्छे व्यक्ति हैं और ठीक ठीक बोलते हैं आम तौर पे जी। लेकिन इनको भी ये जानना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन जब कोर्ट में एक जज साहब करते हैं तो वो एक दौरानी डिस्कशन करते हैं, एक केस की डिबेट होती है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस वो करते हैं। वो जज साहब की अपनी सेंसिटिविटी है, अपने की सोच है, उसका केस का क्या है, उसमें वो वकील साहब को बोलते हैं नहीं जी ऐसे 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 ऐसे। वो ऑब्जर्वेशन जो होती है, एक तो ये जज का इख्तियार है करना जी। ये मैं नहीं मानने वाला हूँ कि जो देश रतन जी ने कहा कि मामला ये नहीं था उनके सामने, कानून से मैं उसका भी जवाब दूंगा, वो कानून से बाहर नहीं है। दूसरा ये है कि वो जज पब्लिक इंटरेस्ट में ऑब्जर्वेशन करता है जी। वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो
तीसरा ये है कि वो ऑब्जर्वेशन पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड नहीं है, वो किसी ऑर्डर का नहीं है। ये जो धूम मचाई है इन्होंने, वो जी मेरिट पे हो गया, उदयपुर कहाँ गया, ट्रायल कैसे हुई, वो कैसे हुआ। भाई ट्रायल की कहाँ बात है इसमें? एक जज एक व्यक्ति के केस में, और जिस जुरिस्डिक्शन में उन्होंने वो केस फाइल किया था वो एक डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन है। उस जुरिस्डिक्शन में एक जज साहब को महसूस हो रहा है कि इस पिटिशनर में ये चीज है, और वो देखता है कि पूरा देश इसमें उलझ गया है। जी जी। क्या वो मना है? क्या वो उसको मना है कि वो उस पर कोई अपना कंसर्न पूरा ये इजहार करे? जी। उसने कहा क्या? उसने कहा कि इससे तो तमाम देश में आग लग गई है। ये वो हर व्यक्ति कह रहा है इस वक्त, वो पूरा देश में कह रहा है। भाई जो हादसे हो रहे हैं वो तो इसी के ये रूट तो यही तो है ना। जी, हाल के जो हादसे हुए हैं वो उसकी वजह ये रही है, उसके बाद से ये हुआ है। मैं आपसे जी जस्टिस खान, आप जम्मू कश्मीर कोर्ट में आप चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अब मैं आपसे ये समझना, जो जस्टिस पारदीवाला का बयान है उसके ऊपर प्रतिक्रिया आपकी कि जजों पर व्यक्तिगत हमले, जो जजों के ऊपर जाती तौर पे हमले होंगे, वो बहुत खतरनाक है और खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है। और क्या जजेस के ऑब्जर्वेशन पर इस तरह की धमकियां या इस तरह के अल्फाज, इसका इस्तेमाल होना चाहिए? ये कितना ज्यादा असर डाल सकता है जजमेंट्स पर? नहीं, दो चीजें हैं जी। एक तो कंडेमनेबल है। देखिए, अगर आप किसी एजेंडा के तहत जुडिशरी को या किसी जज साहब को टारगेट बनाएं, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। फिर तो इस मुल्क में कोई इदारा चल ही नहीं सकता है। एक तरफ से आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, दूसरे आप इसको टारगेट उस जज को बनाते हैं जो आपकी लाइन टो नहीं करता है। कल को जो फैसले हुए, आपने कई फैसले ऐसे सुने जो एक्चुअली जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उन पे टिप्पणी की करो, ठीक है, लेकिन ये मत करो कि भाई जज का कोई मोटिव है उसमें। भाई जज साहब ने अगर कुछ ऑब्जर्वेशन किया, भाई माफी मांगो, क्यों नहीं? Why should not I say that you must apologize, petitioner, if you are coming to my court, apologize? Why should I not say it? Is it beyond law? किस कानून के बाहर है? Do they want that judges should act according to their dictates and wishes? How can that happen? जी. Then judiciary will cease to be an independent organ. नंबर 2, ये कि जुडिशरी को ये ट्रोलिंग जो हो रही है, जो सोशल मीडिया बिजनेस है, they should keep themselves aloof of it. You will find most of the judges, they don't care about what media writes. They don't go into the media at all. But that बहुत डिबेट हो रही है that media is influencing judges. But you will find judges worth their salt जो मीडिया को अंदर आने ही नहीं देते हैं, जो मीडिया के कहने पे कुछ चलते ही नहीं है। आप तो मीडिया ट्रायल्स होल्ड करते हो। Do you see courts going by those media debates? Certainly not. थर्ड थिंग मैं ये बताऊंगा कि मीडिया पे जो टिप्पणी की जज साहब ने, वो भी हक पर जानिब है। ओके भाई, एक सबजुडिस केस को आप खुद ही जजमेंट दे रहे हो, एक सबजुडिस केस में आप खुद ही डिबेट कर रहे हो। ये आज तक हुआ ही नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था, सबजुडिस केस पे अगर कोई टिप्पणी कर रहा था, उसका कंटेम्प्ट केस होता था जी। तो मुझे पता नहीं है बवाल किस लिए मचाया गया। एक जज साहब ने अपनी जमीर के मुताबिक, अपने कंसर्न के मुताबिक कुछ टिप्पणी की। जी हाँ। उस टिप्पणी का फायदा मैं बताऊं नगमा क्या है? उस टिप्पणी का फायदा मैं आपको एक मिसाल पहले सुनाऊं। देखिए क्या फर्क है सेटअप और सेटअप में। राम जेठमलानी लॉ मिनिस्टर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में उनके तरफ से, सरकार की तरफ से एक जवाब आना था, उसमें देरी हुई। चीफ जस्टिस आनंद साहब, पीस बी ऑन हिज सोल, उन्होंने ऑब्जर्वेशन कोर्ट में की दैट व्हाट काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट इज दिस गवर्नमेंट फंक्शनल एट ऑल? ये ऑब्जर्वेशन कन्वे हुई, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, राम जेठमलानी वाज टूरिंग पूना, he was asked by Vajpayee ji on telephone to resign right there from Pune, he sent a resignation. जी। वो भी था वो भी एक दौर था। क्या कदर थी ऑब्जर्वेशन की। और उसपे फिर राम जेठमलानी साहब ने एक किताब लिखी है। जी जस्टिस खान, मैं वापस आऊंगी आपके पास, हमें एक ब्रेक लेना, पर उसके पहले मैं इफ्रा जान के पास जाना चाहती हूँ एक प्रतिक्रिया के लिए। हमने देखा और सुना, जस्टिस खान से समझा कि किस तरह से जुडिशरी, एक तो जजेस को अपने को इस दायरे से बाहर रखना चाहिए, और जो जजेस के फैसले हैं उस पर सोशल मीडिया पर चल रही टिप्पणी का असर नहीं होना चाहिए। पर क्या ये एक डेंजरस ट्रेंड है? और इफ्रा, आपने भी देखा होगा कि इसके ऊपर, इस मुद्दे पे भी, उस एक ओरल ऑब्जर्वेशन पे कितना ज्यादा डिवीजन है, जिससे दिखता है कि समाज में कितना ज्यादा बंटवारा है।
इफ्रा, आप सुन सकती हैं हमें? हाँ जी, देखिए, जब टिप्पणी की बात आती है तो टिप्पणियां दो तरह की होती हैं। एक, जहां पे जज साहब को डराया जाएगा, उन पे पर्सनल रिमार्क्स किए जाएंगे, उन पे करप्शन के चार्जेस एलिज किए जाएंगे, वो एक तरह की टिप्पणी होती है, उस पे साफ एक कंटेम्प्ट केस लग सकता है। दूसरी तरह की टिप्पणी जो होती है, जहां आप सिर्फ और सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो मैं बिलीव करती हूँ कि वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और हमारे देश में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होना, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, या चाहे बियॉन्ड क्रिटिसिज्म होने चाहिए। जनता को हक है कि आप क्रिटिसाइज कर सकें, लेकिन बिल्कुल जैसे जैसे रिमार्क्स लेकिन उनके खिलाफ बोले गए हैं, इस बार उन्हें तालिबान से कंपेयर किया गया है, इस बार इस जज साहब को एक मीडिया हाउस ने उनको इस्लामिस्ट करार दे दिया गया है, किसी ने कहा है कि ये एक शरिया कोर्ट है, कहीं पे उनको हमारे जज साहब को टेररिस्ट के साथ कंपेयर किया गया है। जी, काफी तो सारे अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये बहुत साफ तौर पे जी ये केस जो है ये साफ तौर पे कंटेम्प्ट में आ सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो लेफ्ट एक्टिविस्ट पे बहुत तेजी से कंटेम्प्ट केस लगाती है, वो अगर ये बोल रहे हैं तो कंटेम्प्ट पिटीशन या कंटेम्प्ट केस इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं इन मीडिया हाउसेस के खिलाफ? आप इस बार भी सिर्फ ओरल ऑब्जर्वेशन ही दे रहे हैं। और दूसरा मेरा ये होगा कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नुपुर शर्मा के केस पे सुनी होगी, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा अभी तक इस वजह से अरेस्ट नहीं हुई है क्योंकि उसके पास एक पॉलिटिकल क्लाउट है, यानी कहीं ना कहीं जजेस मानते हैं कि पॉलिटिकल क्लाउट होने की वजह से आप बच सकते हैं। तो हमारे जज साहब भी मानते हैं कि पॉलिटिकल क्लाउट ना होने की वजह से आप पे पुलिस हैरेसमेंट हो सकती है, एग्जीक्यूटिव हैरेसमेंट हो सकती है। क्या हमारे जजेस जो हैं, क्या हमारी जुडिशरी रिसेंट टाइम में क्या हैज इट स्टूड अप टू एग्जीक्यूटिव हैरेसमेंट एंड पुलिस हैरेसमेंट? क्या वो हमको एग्जीक्यूटिव हैरेसमेंट और पुलिस हैरेसमेंट से बचाने के लिए तैयार है? जी, एक बड़ा सवाल है ये जिसको आपने उठाया है कि क्या हमारी जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव हैरेसमेंट के खिलाफ खड़ी हुई है और क्या बचाने के लिए तैयार है, और कट्टरपंथ की जो हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से फैला है और समाज कैसे उससे बटा हुआ है। कोर्ट के ऊपर जो टिप्पणियां हो रही हैं उसके ऊपर क्या कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी? ये तमाम सवालों के जवाब इस ब्रेक के बाद। बने रही है हमारे साथ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कट्टरपंथ पे और क्या भारत में कट्टरपंथ जो है वो या कट्टरता बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है और इससे किसका फायदा हो रहा है। लेकिन उसके पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि कोर्ट ने हाल में जो टिप्पणियां की नुपुर शर्मा के मामले में, उसके ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दिखी हैं वो भी बहुत ज्यादा बांटने वाली हैं और अतिवादी सोच जो है वो सामने आई है। आपने तमाम बातचीत सुनी। देशरतन जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इसके ऊपर। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये एक गलत प्रेसिडेंस है, ये भी मानना है। जस्टिस पाद्रीवाला ने कहा कि अगर ये होता है तो ये न्याय की व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। अगर इस तरह की टिप्पणी या व्यक्तिगत हमले, अपशब्द का इस्तेमाल, धमकियां, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। देशरतन निगम जी, नगमा जी, अगर वो मैंने बार एंड बेंच में पूरा आर्टिकल पढ़ा है पाद्रीवाला जी का, वो खुद भी अपने आप को जुडिशरी को आईना दिखा रहे हैं। अगर उसको पूरा पढ़े तो वो कह रहे हैं कि जुडिशरी भी इफेक्ट हो जाती है सोशल मीडिया से। तो क्या सोशल मीडिया से इफेक्ट होके उन्होंने टिप्पणी करी क्योंकि वो केस भी उनके सामने नहीं था? क्योंकि इस नुपुर शर्मा पे जो मीडिया में चल रहा था, क्या उससे उनके टिप्पणियों पर असर पड़ा? तो वो आईना उनको भी घूर के देख रहा है। तो ठीक है, ये एक बात हुई कि वो खुद को भी आईना दिखा रहे हैं। क्या जुडिशरी सोशल मीडिया से प्रभावित हो रही है? अहम सवाल है। पर आपकी राय, क्या सोशल मीडिया पर या उसके बाहर जजमेंट्स और उसके अलावा ऑब्जर्वेशंस पे जजों के ऊपर इस तरह की बहस होनी चाहिए, इस तरह के हमले होनी चाहिए? अभी इफ्रा ने सवाल उठाया था कि रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए जुडिशरी को भी, ऐसा नहीं कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर जुडिशरी पे भी बहुत सवाल उठे हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव के दबाव में, सरकार के दबाव में जुडिशरी है? देखिए, मैं पहले कह दूं, क्या संविधान में लिखा है
किसी व्यक्ति पे जिसपे वो केस नहीं है और जिसपे मुकदमा भी नहीं चला है और मुकदमा नीचे का निचली अदालत करेगी, उसको आप दोषी ठहरा दें, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है। तो ये अभी जस्टिस बी.ए. खान ने इसके बारे में बताया कि ये गैर कानूनी बिल्कुल भी नहीं है और ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट में है। नहीं, ये उनका निजी विचार है। जो मुकदमा था वो नुपुर शर्मा के बयान पे था और जो उदयपुर की किलिंग थी वो अलग है, उसके आरोपी अलग हैं। वहां पर आप क्या इन दोनों केसेस को अलग करके देख सकते हैं? ये एक केसेस जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर वो भी इसलिए जजमेंट में शायद नहीं है देशरत्न निगम जी, पर ऑब्जर्वेशंस तो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि 9/11 जो अमेरिका में हमला हुआ था वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि राइट ब्रदर्स ने जहाज का आविष्कार किया था, हवाई जहाज का। क्या ये तर्क सही है? क्या ये तर्क सही है? पुरुषोत्तम जी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देशरत्न जी, इस पर प्रतिक्रिया ले लें एक बार। पुरुषोत्तम अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ चार लोग हैं, मैं एक अकेला मत है मेरा, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा, ये जो कट्टरता की आपने बात करी, वो उसके लिए आज एक बयान आया है, सऊदी विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, डॉक्टर मार्जूक बिन तिनबाक। उन्होंने इस्लामी दुनिया के बारे में बहुत ही अहम सवाल उठाया है और ये सऊदी अरेबिया के हैं, वो जहां से इस्लाम का गढ़ माना जाता है। वो कह रहे हैं इस्लामी दुनिया आज की नई दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है और वो जो पुराने 500,000 साल के जो फतवे हैं उस पर रिलाई करती है आज के सॉल्यूशंस ढूंढने पे। वो कह रहे हैं हमें नए फतवे आने चाहिए, हमें नई धार्मिक रीजनिंग और तर्क ढूंढने चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं रूढ़िवादों पर 1000 साल के पुराने उस पर हम नहीं जा सकते और हम नवीन दुनिया पे हम कुछ नया हम अपनी तरफ से योगदान भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि नई बातें आनी चाहिए और पुराने फतवों पे नहीं जाना चाहिए, पर आप भी इस मामले को कहीं और ले गए। आपने कहा कि राइट ब्रदर्स ने प्लेन का आविष्कार क्यों किया, ये वो मामला हो जाता है अगर हम 9/11 के लिए इनको दोषी माने। पर यहां पर हम किस मुद्दे पे जा रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप मानते कि गलत है ये जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं। आपने कहा कि कोर्ट को इनको जोड़ना नहीं चाहिए, तो ये मामले तो बड़े सीधे सीधे जुड़े हैं। बहरहाल आपका मानना है कि ये सही नहीं है। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए बस। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर जुडिशरी राजनीतिक क्षेत्र में चली जाएगी, प्रतिक्रिया होगी, वो राजनीतिक पार्लियामेंट पे छोड़ दीजिए। दूसरा निजी बात यह है कि अपशब्दों का इस्तेमाल ऐसे पहले कभी देखा गया है क्या? नहीं, अपशब्द नहीं होने चाहिए। क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है। इफ्रा खान से मैं यहां तक सहमत हूं, क्रिटिसिज्म के ऊपर कोई नहीं है। जुडिशरी भी संविधान और लॉ के ऊपर नहीं है, वो भी उसके दायरे में आते हैं। तो सबको उस कानून के दायरे में रहकर ही काम करना है। जो भी लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो आपकी अभी जिस तरह की क्रिटिसिज्म हमने देखी वो उसी अधिवादी सोच या उसी कट्टरता की निशानी जिसकी मैं बात कर रही हूं कि क्या समाज में इतने ज्यादा कट्टरपन बढ़ा है। पुरुषोत्तम जी, आपने तो पूरे एक आर्टिकल, आपका लेख है इसके ऊपर कि सेक्युलरिज्म जो है या धर्मनिरपेक्षता जो है वो क्यों जरूरी है इतनी, पर इस समय देखिए आपको क्या दिखता है समाज में। मैं बहुत संक्षेप में कुछ पॉइंट्स आपसे जानना चाहती हूं। क्या आपको लग रहा है कि भारत इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और उदयपुर की घटना भी जो है उसने और ज्यादा इसको बांटा है? मैं अत्यंत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। उसके पहले मैं ये रोचक बात नोट कर रहा था कि दुनिया भर में, खास करके भारत की राजनीति में, माइनॉरिटी अपीजमेंट को कोसने वाले लोग एक डिबेट में माइनॉरिटी सिंड्रोम का लाभ उठा करके विक्टिम कार्ड प्ले करना पसंद करते हैं कि चार एक तरफ है, एक तरफ है, तो मैं माइनॉरिटी में हूं तो मुझे प्रिविलेज मिलना चाहिए। ये मुझे एक मजेदार स्थिति लगी, इस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल सही है कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर नूपुर शर्मा की टिप्पणी, उदयपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं, तो मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस क्या है? मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात कर रहा हूँ। आप मोहम्मद जुबैर को नूपुर शर्मा की टिप्पणी, नूपुर शर्मा को मिलने वाली धमकियां, उन सब के लिए आप मोहम्मद जुबैर को जिम्मेवार ठहरा। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और जैसा कि जस्टिस खान ने कहा कि ये बहुत स्वाभाविक है, और मैं कानून की इतनी जानकारी नहीं रखता, जस्टिस खान और निगम साहब कानून के विशेषज्ञ हैं, वो जाने, लेकिन एक बहुत स्वाभाविक बात है कि राइट ब्रदर्स और 9/11 को जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी घटना होती है तो वैक्यूम में नहीं होती। हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कट्टरपंथ पर, क्या यही बातचीत हम लोग मिसाल के तौर पर 1952 में कर रहे होते? अगर आज हम कट्टरपंथ पर टेलीविजन पर बातचीत कर रहे हैं तो उसका एक संदर्भ है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है।
तीसरी बात ये कि सवाल ये नहीं है, ये तो किसी ने भी नहीं कहा, किसी जज ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि जुडिशरी आलोचना के परे है, लेकिन आलोचना और गाली गलौज के बीच में कोई रेखा है या नहीं है। जी। चौथी बात ये कि ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि सऊदी अरेबिया के विद्वान का जिक्र किया गया। वैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभी धर्मों की समस्या है, केवल इस्लाम की नहीं। और ये इस समय 21वीं सदी में विचित्र स्थिति है कि ये समय रैशनैलिटी के सिकुड़ते जाने का और इमोशंस के बढ़ते जाने का समय। जी जी, बिल्कुल सही बात है। इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या हिंदू रिलीजन हो, कोई ट्रेडिशन हो, कोई रिलीजियस ट्रेडिशन हो, उसमें स्पेस होना चाहिए डायलॉग को और रैशनैलिटी को। और ये दिख रहा है कि और जो नगमा, एक मिनट, जो आपने मेरे लेख का जिक्र किया, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, टू बी वेरी स्पेसिफिक इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो इसीलिए जरूरी है ताकि ये जो आहत भावनाओं का तमाशा चलता रहता है जी, कि मैंने किसी धर्म पर कोई टिप्पणी कर दी या किसी मतलब सपोजिटली टिप्पणी कर दी तो उसी में लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएं, मेरे खून के प्यासे हो जाएं, इसका स्पेस कम से कम हो और रैशनल डिस्कोर्स जिसमें धर्मों की आलोचना भी शामिल है उसका स्पेस बना रहे। इसीलिए सेकुलरिज्म एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल के तौर पर, हिंदुस्तान की फंडामेंटल प्रीमाइस के तौर पर जरूर। बिल्कुल, मैं इसी पर जवाब चाहूंगी सुधींद्र कुलकर्णी का। आपसे 1 मिनट पुरुषोत्तम जी ब्रेक लेना होगा, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है कि ये आहत भावनाओं को बहाना बना के कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है तो जो रैशनल विचारधारा वो सिमट रही है। ब्रेक के बाद लौटते हैं हम। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं कट्टरपंथ पे। और ये भी पुरुषोत्तम जी ने कहा अभी चर्चा में कि कैसे आहत भावनाओं को लेकर एक तरह से कट्टरपंथ बढ़ रहा है। सुधींद्र कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधींद्र जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर चाहूंगी, क्यों बढ़ रहा है ये कट्टरपंथ और क्या भावनाओं का आहत होना एक बहाना बन रहा है जिसके चलते ये डिवाइड, आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कैसे ये रुकेगा? जैसे मैंने पहले कहा, कट्टरता, यह हिंदू कट्टरता हो या मुस्लिम कट्टरता हो, दोनों का विरोध होना चाहिए। लेकिन जहां तक हिंदू कट्टरता है, इस पर ना केवल सरकार की कृपा दृष्टि है परंतु एक रक्षा कवच भी है। और इसलिए कट्टरवाद, हिंदू कट्टरवाद पिछले 8 सालों में भारत में बढ़ रहा है। आप देखिए जिस तरह से भेदभाव, जुबैर के अरेस्ट के बारे में टिप्पणी हुई पहले जी, दर्जनों केसेस हैं जहां मुस्लिम समाज के लोग आज जेल के अंदर हैं और जिन्होंने हिंदू कट्टरतावाद फैलाने का काम किया, एक भी अंदर नहीं है। तो इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमणा ने कहा कि द जुडिशरी इज आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलोन, तो ये केवल जुडिशरी की जवाबदारी नहीं है जी, यह तो एग्जीक्यूटिव की भी जिम्मेदारी है कि उनकी जवाबदेही संविधान के प्रति होनी चाहिए जी। प्रधानमंत्री की जवाबदेही संविधान के प्रति होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री नहीं निभा रहे हैं जी। आपने इसलिए कट्टरवाद बढ़ रहा है जी। आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री या जो एग्जीक्यूटिव है, आप ये कह रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा और इसलिए कट्टरपंथ जो है वो बढ़ रहा है। और हर तरह के कट्टरपंथ में रोक लगनी चाहिए और सरकारों को इसे अपनी छत्र छाया में पलने नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही है, इस पर बात तो बहुत लंबी हो सकती है। पुरुषोत्तम जी, देशरत्न जी, बहुत धन्यवाद। सुधींद्र कुलकर्णी, एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम।
उस बेंच ने जिसने नूपुर शर्मा के मामले में टिप्पणी की है, उसमें जस्टिस पारदीवाला थे, जिन्होंने बयान दिया है कि जजों पर फैसलों के लिए व्यक्तिगत हमले खतरनाक हालात पैदा करते हैं। जजों का ध्यान इस पर होना चाहिए कि कानून क्या कहता है, मीडिया क्या सोच रहा है। इस पर ध्यान जाने से कानून के शासन पर असर होता है। सोशल डिजिटल मीडिया पर जजों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां न्यायिक संस्थानों का नुकसान हो रहा है और उनका सम्मान घट रहा है। आज हम लोग में इतना ही।